अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन से डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम। तो देखते हैं सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ है। अगर आप एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट के ज़रिए एक स्मॉल हैवी मास को सस्पेंड कर दें, ठीक है, और किसके थ्रू करें, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के थ्रू, इनएक्सटेंसिबल जिसको एक्सटेंड ना किया जा सके, ठीक है, और स्मॉल हैवी मास होना चाहिए और सपोर्ट कैसी होनी चाहिए, फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो देख लेते हैं ये सिंपल पेंडुलम कैसे मूव करता है और डिफरेंट वेरिएबल्स कैसे चेंज होते हैं इसके अंदर। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम इसकी मोशन को स्टार्ट करें फ्रॉम द मीन पोजीशन, अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करें तो पहले ये क्या होगा, इसके एंगल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा जी, इसका एंगल यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो। एंगल क्या होगा, ज़ीरो, जब ये यहाँ पे होगा मीन पोजीशन। मीन से जब ये पहली एक्सट्रीम पे जाएगा तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, π/2, ठीक है। ये वेव फॉर्म से मैं आपको पहले समझा चुका हूँ इससे पहले लेक्चर में। जब ये वापस मीन पोजीशन पे आएगा तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, π, ठीक है। और π से जब ये वापस जाएगा अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ तो उस वक्त इसका एंगल कितना हो जाएगा, 3π/2। और जब ये वापस इस नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पे जाएगा यानी अपना साइकिल पूरा कर लेगा तब इसका एंगल हो चुका होगा कितना, 2π। तो ये आपने याद रखना है, ये होगी इसकी एंगल की वेरिएशन। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइम पीरियड की वेरिएशन के टाइम कैसे वेरी हो रहा होगा। जब ये यहाँ पे था मीन पे तो टाइम कितना था, 0। फिर क्या हुआ, इसने मूव करना शुरू किया, ये एक्सट्रीम पे गया, पहली एक्सट्रीम पे गया तो इसका टाइम कितना हो गया, T/4। और जब ये अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम से दोबारा आया मीन पे तब टाइम कितना हो गया, T/2। और जब ये इस मीन से दोबारा इस नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा तब इसका टाइम कितना हो जाएगा, 3T/4, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3T/4, इतना हो जाएगा टाइम पीरियड। फिर जब ये इस एक्सट्रीम से दोबारा मीन पे पहुंचेगा तो इसका टाइम पीरियड पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मैंने ग्रीन कलर से किसको शो किया हुआ है, एंगल्स को, और ब्लू कलर से किसको शो किया हुआ है, टाइम पीरियड को। तो ये वेरिएशन होती है एंगल्स और टाइम पीरियड की। अब हम देख लेते हैं कि बाकी दूसरी चीज़ें कैसे वेरी करेंगी। अगर हम फर्ज कर लें कि हम मीन और एक्सट्रीम को देख रहे हैं, एक मीन और एक एक्सट्रीम को देख लेते हैं, दूसरी एक्सट्रीम पे भी सेम ही होता है सब कुछ। तो देखें यहाँ पे जब वो मीन पोजीशन पे था तो उसका तय करदा फासला जो था वो था जी 0, यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो होगा मीन पोजीशन पे वो कितना होगा, 0, यानी मिनिमम होगा। और इसी तरीके से जब वो एक्सट्रीम पे चला जाएगा तब उसका जो होगा डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वो बराबर होगा उसके एम्पलीट्यूड के, यानी कि मैक्सिमम के, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा जी, मैक्सिमम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड का क्या होता है कि मीन पोजीशन पे जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। और जब वो एक्सट्रीम पे जाता है तो आप देखते हैं कि एक्सट्रीम पे जाके वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसके बाद वापस आता है। तो यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होगी इसकी स्पीड, 0, यानी मिनिमम, ठीक है। अब जब वो वापस आ गया उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कितनी कितनी होगी इन पोजीशंस पे। मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पे जब पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे हम तो देखेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 0 या मिनिमम, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे चूंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और किसके बराबर होगी, 12 kx02, ठीक है। ये होगी मैक्सिमम। ये हमने बता दिया पोटेंशियल एनर्जी। अब बताते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है इसकी स्पीड पे। तो स्पीड कहाँ पे मैक्सिमम है, मीन पे,
तो मीन पोजीशन पे अगर स्पीड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी यहीं पे मैक्सिमम होगी, वो भी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर होगी और मैक्सिमम होगी। अब हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होगी? एक्सट्रीम पोजीशन पे चूंकि स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? जीरो होगी, या कह देंगे जी मिनिमम होगी। ये काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सिंपल पेंडुलम की मुख्तलिफ वेरिएबल्स के थ्रू हम देख रहे हैं इसको। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी x यानी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन। तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा वहां पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा? मिनिमम जीरो। और जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये आपने याद रखना है। इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं रीस्टोरिंग फोर्स की। तो रीस्टोरिंग फोर्स का क्या होगा? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना, तो अगर x ही जीरो है तो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे जीरो होगी मीन पे, और यहाँ पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ पे जी मिनिमम होगी मीन पे, और एक्सट्रीम पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो ये है चंद वेरिएबल जो यहाँ पे चेंज हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब हम इसके मजीद कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं जो कि क्या होंगे। हम इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे बेसिकली। तो वो कैसे निकालेंगे? आप ये देखें कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं वेट के। वेट के कितने कंपोनेंट होते हैं जी? दो। कौन कौन से जी? mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg cos थीटा के अक्रॉस कोई मोशन नहीं होती, जबकि mg sin थीटा जो है ना वही रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर मोशन, ठीक है। तो वो यही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? हमारे पास होता है जी F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। माइनस क्यों लगाया? रिस्टोरिंग फोर्स है। तो यहां से ma इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। m से m कैंसल, तो a इज इक्वल टू माइनस g sin थीटा, ठीक है। और जब हम कहते हैं कि एंगल बहुत स्मॉल हो तो sin थीटा बराबर होता है थीटा के, तो a इज इक्वल टू माइनस g थीटा। थीटा बराबर होता है x ओवर l के, तो a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इसके साथ साथ ये g ओवर l जो है ये बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के, और अगर आप ओमेगा लें सिर्फ तो ये स्क्वायर रूट ऑफ g ओवर l के बराबर होता है। यहाँ से अगर आप टाइम पीरियड निकालें तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, तो टाइम पीरियड यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l ओवर g। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका टाइम पीरियड। अब हम देख लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, यानी कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम चले यहाँ पे बना लेता हूँ कि देखें, फर्ज कर लें ये एक स्पोर्ट है। स्पोर्ट के ज़रिए एक बॉडी जिसका मास m है उसको स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है। हम क्या करते हैं? उसको स्ट्रेच करके किसी पोजीशन पे ले जाते हैं m। ये जो है इसका डिस्टेंस ये है x नॉट यानी एम्पलीट्यूड, और वो जब वापस आती है तो यहाँ पे इस तरीके से कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होती है तो भी नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाती है। तो यहाँ हम देख चुके हैं कि मीन पे क्या क्या चीज़ मैक्सिमम और मिनिमम होती है और एक्सट्रीम पे क्या चीज़ मैक्सिमम और मिनिमम होती है। तो अब देखें, जब इसको यहाँ पे लेके गए थे तो पहले इसके ऊपर फोर्स जीरो थी, पहले कोई फोर्स नहीं लग रही थी। फिर हमने क्या किया? इसको यहाँ से एक्सट्रीम पे ले गए तो इसके ऊपर जो फोर्स अमल कर रही थी रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स नॉट थी। तो अगर एवरेज फोर्स निकालें तो क्या आएगी? ज़रा देखें, पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, इसके लिए एवरेज फोर्स जो आएगी, पहले थी फोर्स जीरो, बाद में हो गई के एक्स नॉट, जब इसको कहाँ ले गए? एक्सट्रीम पे, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज आ गई। क्या आ गया जी? हाफ के एक्स नॉट। अगर वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन किसके बराबर होता है? W इज इक्वल टू एफ के आगे क्या आता है? D। यहाँ पे D जो डिस्प्लेसमेंट है तय करदा वो x नॉट है। F की जगह ये F की वैल्यू पुट करें, हाफ के एक्स नॉट और साथ x नॉट, तो ये किसके बराबर आ जाएगा जी आपके सामने? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर।
और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि मैं आपको क्या बता चुका था कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये क्या है जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है जो हमने कहाँ पे निकाली है, एट एक्सट्रीम, यानी x = x0। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी इंस्टेंट पे निकालेंगे तो इस डिस्टेंस की जगह हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पुट कर देंगे। पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस बराबर होगी ½kx²। देखे ना, पहले वो एम्पलीट्यूड पे थी तो x0 पुट कर दिया, अब किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे है तो x पुट कर दिया। ठीक हो गया। अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है क्या फार्मूला है, ½mv²। m तो हमें पता है, v जो है ना यहाँ से देख लेते हैं इस सूरत में क्या होगा। स्पीड जो होती है वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, स्पीड का फार्मूला x0 ओमेगा √, लिखें जी 1 - x² x0², ये होती है स्पीड। और फिर हम क्या करते हैं, ओमेगा की जगह √k/m पुट कर देते हैं। जब k/m पुट करते हैं तो फिर क्या बन जाता है, ये k/m × 1 - x² x0²। तो अब ½mv² लगा देना है बस आपने। तो काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट बराबर होगी ½ और v², इस v का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, x0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये जो k/m है ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 - x² x0², ये आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, m से m कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस की वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस = ½ kx0² × 1 - x² x0²। ये है काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। अब ये तो हो गई एट एनी इंस्टेंट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगी, हमने बताया था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगी, मीन पोजीशन पे। और मीन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या पुट कर लेंगे, इस x की जगह 0 पुट कर लेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। देखें, इसकी जगह 0 पुट करें, मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ। देखें ज़रा, तवज्जो करें। काइनेटिक एनर्जी = इसकी जगह 0 पुट करें, ये 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ½ kx0²। ठीक है, 1 - ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे फिर कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ आ गई बात की, जो कि किसके बराबर आ गई, ½ kx0²। तो ये आपके पास आ गई थी ½ kx0²। अब अगर आप गौर करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम थी, जो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे थी, तो उस वक्त सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, वो भी ½ kx0² के बराबर थी। जब मीन पे आ गया तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, और वो कितनी थी, वो भी ½ kx0² थी। अब किसी भी इंस्टेंट पे देखते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम लेके आया कि वो ½ kx0² आता है या नहीं आता है। तो चले देखें, तो ये आ जाएगा जी, एनर्जी टोटल = पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ½ kx² प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ½ kx0² 1 - x² x0²। अब जरा तवज्जो करनी है आपने, ½ kx², अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस ½ kx0² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ½ kx0² माइनस, अब यहाँ पे देखना ये टर्म जरा इंपॉर्टेंट है, ½ kx0² को x² x0² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x0² x0² कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ½ kx² प्लस का ½ kx² माइनस का ½ kx² कट गया। तो एंड पे क्या जवाब बचा आखिरकार हमारे पास जो जवाब आया वो एनर्जी टोटल = ½ kx0²। तो ये हमारे पास फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिफरेंस की फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन में। देखें फ्री ऑसिलेशन कौन सी है,
वो ऑसिलेशन जिसमें आप एक दफ़ा इनिशियल पुश दे के उसको ऑसिलेशन में डाल दें और वो फिर वो ऑसिलेट करता रहे, आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, ऐसे को कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे जी क्या जी कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इनिशियली फोर्स देनी है ऑसिलेशन कराने के लिए, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ऐसी वाइब्रेशंस को कहते हैं, ऐसी ऑसिलेशंस को कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। और जब वो ऑसिलेट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक दफ़ा पुश देने की वजह से ऑसिलेट कर रहा है, फ्री ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। और इस तरह के ऑब्जेक्ट को जो फ्री ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा हो हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं इसको। चलें तो अब देख लेते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन वो है जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑसिलेशन के दौरान में। मैं एक यहाँ पे मिसाल देता होता हूँ बच्चों को कि एक स्विंग वाला झूला है, उस स्विंग वाले झूले को आपने एक दफ़ा झूला दे दिया और वो क्या कर रहा है उसके बाद खुद ब खुद मूव कर रहा है, आप उसको कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, वो फ्री ऑसिलेशन। अगर आप कॉन्टिन्यूसली बार बार उस पर फोर्स लगा के झूले को आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, वो फोर्स्ड ऑसिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, विद लिख रहा हूँ मैं, विद एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जा रही हो तो ऐसी ऑसिलेशन को कहेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशंस। और ऐसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को कहते हैं ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि फोर्स ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा हो उसको कहते हैं ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो लिख देते हैं यहाँ पे ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। चलें, ये हो गया। उसके बाद देखें जी रेजोनेंस क्या है। अगर आपको ये समझ आ गया है फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन तो रेजोनेंस भी समझ में आ जाएगा। रेजोनेंस क्या है कि अगर आपने जो फोर्स अप्लाई की है उसकी ड्रिवन फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो हम कहते हैं रेजोनेंस होगी। जब भी रेजोनेंस होती है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आता है। इसको समझेंगे कैसे? एक मिसाल से देखें, आपने स्विंग वाले झूले को इस तरीके से झूला दिया, जब वो झूला ऊपर की तरफ गया आप सेंटर में आके खड़े हो गए, अब वो झूला क्या करेगा? फिर आपकी तरफ आके लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो फोर्स अप्लाई की है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रही। उससे मैच करने के लिए क्या ज़रूरी है? थोड़ा सा पीछे आए, जब वो झूला बिल्कुल आपके मुंह की तरफ ऐसे आ जाए तब उसको झूला दें। उस सूरत में क्या होगा? आपकी जो अप्लाइड फोर्स है उसकी ड्रिवन फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, तो फिर क्या होगा? वो झूला ज़्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेजोनेंस। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी किसकी? फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स किसके बराबर हो जाए? किसके बराबर हो जाए? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो हम कहते हैं जी क्या हो गया? रेजोनेंस हो गई। ठीक है, और इस रेजोनेंस की वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है वो क्या आता है? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, या इसको कह दें जी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये अब बात कर लेते हैं इस डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के दरमियान फ़र्क। वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये पहली मैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन बना रहा हूँ। ये देखें, ये ऑसिलेशन इस तरीके से हो रही हैं कि इनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज ही नहीं हो रहा, तो फिर ये क्या है? अनडैम्प्ड है इनके, क्योंकि एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम है, वक्त के साथ साथ डिक्रीज ही नहीं हो रहा। अब मैं इसके साथ बना रहा हूँ डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होगा? ज़रा तवज्जो करनी है आपने कि एम्पलीट्यूड जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगा। ज़रा देखें, पहले ये था एम्पलीट्यूड, थोड़ा कम हो गया,
इससे मज़ीद कम हो गया, फिर मज़ीद कम हो गया और आखिरकार बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये कौन सी ऑसिलेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो अब हम आगे चल लेते हैं और देखते हैं ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या है। ये जो आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, इसको हम रेजोनेंस कर्व कहते हैं। तो रेजोनेंस कर्व का रेस्पॉन्स देखना होता है कि वो शार्प है या फ्लैट है, ठीक है। तो अगर किसी ऑसिलेशन का, किसी बॉडी की ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है तो उसका जो रेजोनेंस कर्व का रेस्पॉन्स होगा वो ज़्यादा शार्प होगा, और अगर एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है तो उसका जो रेस्पॉन्स है वो फ्लैट होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, ठीक है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करे तो उसके साथ साथ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी बढ़ती है। तो मैंने इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन बता दिया, प्रोपोर्शनल कर दिया। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बढ़ेगी। लेकिन हमने ये देखा है कि अगर डैम्पिंग हो रही हो तो डैम्पिंग की वजह से एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। तो एम्पलीट्यूड और डैम्पिंग के दरमियान क्या रिलेशन होगा, इन्वर्स एम्पलीट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके जी, डैम्पिंग के। डैम्पिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना कम क्या होगा, आपका एम्पलीट्यूड होगा। तो इस लिहाज से एम्पलीट्यूड और डैम्पिंग का इन्वर्स रिलेशन बन गया, लिहाज से डैम्पिंग और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का भी जो रिलेशन बनेगा वो इन्वर्स बनेगा। जितनी ज़्यादा डैम्पिंग होगी, हैवीली डैम्प्ड सिस्टम होगा, उतना ही रेजोनेंस का जो रेस्पॉन्स है वो फ्लैट होगा, और जितनी कम डैम्पिंग होगी उतना ज़्यादा कर्व बनेगी, उतना ज़्यादा शार्प रेस्पॉन्स होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि शार्पनेस, ठीक है, शार्पनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डैम्पिंग के, ये आपने याद रखना है। अब हम इस ग्राफ को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखें, पहली जो कर्व है उसका जो है रेस्पॉन्स वो बड़ा शार्प है। तो पहली जो कर्व है वो किसके लिए होगी, बहुत स्मॉल डैम्पिंग के लिए। डैम्पिंग बहुत स्मॉल होगी तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जो है ना कर्व उसकी शार्पनेस ज़्यादा होगी। दूसरी जो है उसमें क्या हो गया, डैम्पिंग थोड़ी इंटरमीडिएट यानी दरमियान में थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। आप कह लेंगे जी इंटरमीडिएट डैम्पिंग है यानी दरमियानी है लेकिन स्मॉल से थोड़ी सी ज़्यादा है। और अब देखिए ये रेस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, फ्लैट होता जा रहा है। तो इसके लिए क्या होगी, लार्ज डैम्पिंग होगी, हाई डैम्पिंग होगी, ठीक है। तो इसलिए लिखा जाता है, आपकी बुक में भी लिखा है, अ हैवीली डैम्प्ड सिस्टम हैज़ अ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।